चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब आपके सवालों के जवाब देने का वक्त हो चुका है और मेरे साथ जुड़ गए हेमंत सिद्दीकी जो कि सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट के। और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। रवि का सवाल हम लेंगे। रवि मेरे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। रवि हाय, गुड इवनिंग। रवि, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, रवि को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हेमंत सर, इनका सवाल मेरे पास है। हेमंत सर, इनका सवाल मेरे पास है और ये जो है लगभग 12 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने लिए हुए हैं। 55 लाख की वैल्यू है, 40 लाख इन्वेस्टेड हैं ये और अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। 4 से 6 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 1 CR इनका कॉर्पस अमाउंट है जो इनकी रिक्वायरमेंट में है और बोल रहे हैं कि ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड को क्या रिडीम कर सकते हैं। HDFC बैलेंस फंड से निकलकर कोई प्योर इक्विटी फंड को इनको डालना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल रीबैलेंस करना चाहते हैं। जी कविता, आई थिंक पहले देखते हैं कि इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं, उसके बाद हम इनके फंड्स को देखते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ है। 40 लाख की इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अभी इसकी जो करंट वैल्यू है वो 55 लाख है। समय इन्होंने कहा है कि 4 से 6 साल है। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि जितना ज्यादा समय आप दे सको उतना अच्छा है। तो हम अगर ये मान के चले कि उनके पास 6 साल का समय, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 6 साल तक होल्ड कर सकते हैं, 12% का रिटर्न हम मान के चले, तो करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहे, तो जहां तक उनका टारगेट पूरा करने का सवाल है वो हो जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि उनको प्रॉब्लम होगी। इनका जो पोर्टफोलियो है कविता, यहाँ पे 12 फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्कोप है, उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं। फंड ब्रॉडली कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं इनके पास। कुछ एक फंड्स हैं, मुझे लगता है कि शायद वो उतने कंसिस्टेंट, या फिर मैं हमेशा कहता हूं कि आप टॉप परफॉर्मिंग फंड में तो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे फंड में होना जरूरी है जहां पे वो कंसिस्टेंट हो। और अगर आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन हो तो आपको देखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं, लेकिन काफी समय देने के बाद। तो कुछ फंड्स हैं मुझे लगता है जिनको ये आप रिकंसिडर कर सकते हैं, जैसे क्वांट एक्टिव फंड, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप और मिराई मल्टी कैप। जैसा मैंने कहा कि कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, बट इनसे बेटर ऑप्शन है। तो इन चारों फंड्स में कुल मिला के इनकी इन्वेस्टमेंट 11 लाख है। मुझे लगता है इनका समय टाइम होराइजन को देखते हुए 6 साल का, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इनके लिए बेटर कैटेगरी है। तो 2 फंड्स मैं अगर ये चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे वो 6 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 5 लाख कर सकते हैं बंधन लार्ज एंड मिड कैप। दूसरा इनका सवाल था, इन्होंने कहा कि हमारा 6 साल का टाइम होराइजन है, तो क्या हम बैलेंस एडवांटेज से निकल के इक्विटी में चले जाएं। देखिए, 6 साल का टाइम होराइजन बहुत लंबा नहीं है इक्विटी के हिसाब से। वैसे भी अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो एक ऑलरेडी मिक्स है, ज्यादा पैसा जो इक्विटी में है, कुछ पैसा जो है वो हाइब्रिड में है। मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छी बात ये बैलेंस एडवांटेज की, कि वहां पे एसेट एलोकेशन डायनामिकली मैनेज होता है, यानी मार्केट लेवल के डिपेंड के ऊपर वो मार्केट का जो इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो कम या ज्यादा होता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ये कैटेगरी बहुत अच्छी है उनके लिए। और विद इन द कैटेगरी उन्होंने जो 2 फंड चुने हैं, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, टॉप ऑफ द चार्ट, मुझे लगता है कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये फंड मुझे लगता है उनको रखने चाहिए। तो कुछ बदलाव है, अगर वो चाहें तो कंसिडर कर सकें, और कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा और टाइम होराइजन दे सके तो और बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही मैडम, आ रही है। हाँ, चलिए रवि, शुरुआत में आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आपका सवाल जो आपने हमें भेजा था उसके बिना पर हेमंत सर ने तमाम जवाब दे दिए हैं। फंड्स के स्कीम्स में बदलाव जो है वो रेकमेंड आपको कर दिए गए हैं। आप अगर नाम नोट डाउन अभी नहीं कर पाए हैं तो हमारा ये जो शो है वो यूट्यूब पर भी जाता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। क्या उसके अलावा आपका और कोई सवाल है? हाँ, ये SBI ब्लू चिप और स्मॉल कैप दोनों रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हेमंत जी, कौन सा फंड बोला उन्होंने कविता? स्मॉल कैप बोला है। नहीं, SBI ब्लू चिप बोला शायद, करेक्ट? जी। हाँ, आई थिंक देखिए, इस फंड के थोड़े इशू थे परफॉर्मेंस के, मुझे लगता है डेफिनेटली फंड की परफॉर्मेंस सुधरी है। और ब्लू चिप इसलिए रखना जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि समय इनका 6 साल का है, बहुत लंबा समय नहीं है। तो आई थिंक एक ब्लू चिप फंड जो उनके पोर्टफोलियो में है, उसको वो बने रह सकते हैं SBI के।
हैं और यूट्यूब से गीतुश्री का हम सवाल लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कोटक इमर्जिंग इक्विटी आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप कॉन स्मॉल कैप एचडीएफसी स्मॉल कैप 12 साल तक इन्वेस्ट करना है। 20,000 की इनकी एसआईपी है। 6 लाख का लमसम भी ये करना चाहते हैं। किस में करें ये जानना चाहते हैं। देखिए, इनकी जो एसआईपी अमाउंट है वो करीब 20,000 का है। 12 साल का जैसे उन्होंने कहा इनके पास समय है और करंट वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की वो करीब 2,45,000 है और शायद 6 लाख का जो कुछ एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को कंसिडर करूं कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है और जो एसआईपी वो कर रहे हैं, अगर वो 12 साल तक उसको कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है करीब करीब 1 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि कॉर्पस कितना बनेगा। दूसरा, इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो मुझे वहां पे 2 स्मॉल कैप फंड दिख रहे हैं। तो 2 स्मॉल कैप फंड में क्या है, एक तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है और दूसरा एक आई थिंक क्वांट स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। मुझे लगता है इनकी जो एलोकेशन है ओवरऑल के हिसाब से करीब 3,000 आप वहां पे रखिए और एचडीएफसी स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अभी आप वहां पे 2,000 इन्वेस्ट करें, उसको बढ़ा के 3,000 कर दीजिए और 2,000 जो बचेगा स्मॉल कैप से, मुझे लगता है जो आपके पोर्टफोलियो में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो एक मिड कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है, उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। तो कुछ बदलाव करने, जैसे मैंने कहा मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम कीजिए, एक फंड कम होगा और जो 2,000 बचेगा वो आप एक मिड कैप फंड में कर दीजिए। आई थिंक अदरवाइज जो बाकी फंड्स है वो ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीतेन का सवाल हम लेते हैं और जीतेन के एसआईपी के जो फंड्स हैं उन्होंने हमें डिटेल्स दे रखी हैं। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, आदित्य बिरला का सन लाइफ इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, एसबीआई का मल्टी कैप भी है इनके पास। लमसम एचडीएफसी डायनेमिक एसेट डायनेमिक फंड है इनके पास, कोटक का स्मॉल कैप, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है। बाकी फंड्स में एसआईपी चल रही है और लमसम भी चल रहा है कुछ फंड्स में। बताइएगा सर, फंड्स कैसे लग रहे हैं, कहाँ से? लमसम के तो खैर इन्होंने कितने समय से डाल रखा है पता नहीं, 15 साल में कितना रिटर्न मिलेगा ये इनको जानना है। बाकी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ गोल अलाइनमेंट कोई खास जानकारी है नहीं कि 15 साल में कितना इकट्ठा करना चाहते हैं ये। देखिए कविता, इन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 15 साल है। 7,000 की एसआईपी करें, 5 फंड्स है तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ी कंसोलिडेशन की जरूरत है। उसके अलावा 3 फंड्स के अंदर उन्होंने अपना एक लमसम अमाउंट डाला हुआ है। देखिए मेरा ये मानना है कि आपके पोर्टफोलियो का अगर ओवरऑल टाइम होराइजन 15 साल है तो कोई कारण नहीं है। कभी कभी क्या होता है, देखिए एज ए स्ट्रैटेजी आप एक टैक्टिकल एलोकेशन करते हैं, कुछ समय के लिए लमसम डालते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं तो बात अलग है। बट अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप उसको 15 साल तक रखने वाले हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप एक एसआईपी के फंड्स आपके पास अलग हों, लमसम के फंड्स आपके पास अलग हों। तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन की यहाँ पे जरूरत है। अगर वो करेंगे तो मॉनिटरिंग करना बेहतर होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि देखिए रिटेन जो कर सकते हैं फंड्स, आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। टोटल मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ, पहले 7,000 की इनकी एसआईपी है तो 2 फंड ये हो गए, इनमें 2,500 की इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। जो बाकी जो 2,000 बचता है वो एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए आप, एक वेस्को स्मॉल कैप। तो आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड हो गए, एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट लमसम की हुई है 3 फंड्स के अंदर, अगेन हमें ये मान के चलना है कि 15 साल का समय है और इनकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है जो लमसम की वो 4.25 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम नहीं है। इन तीनों के अंदर जिस प्रोपोर्शन में हमने एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में वो पैसा भी आप लगा दीजिए। तो ओवरऑल इस समय पे आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स होंगे। आगे जाके अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं तब आप चाहें तो एक और फंड ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है, वो मल्टी कैप फंड आप ले सकते हैं। बट इस समय पे 3 फंड्स बिल्कुल सही है। तो लमसम का पैसा जो है वो भी इन 3 फंड में लगाइए। मुझे लगता है आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो आई थिंक बेहतर काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल विवेक का लेते हैं। 3 महीने से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है इन्होंने और ABSL PSU म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप है इनके पास और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी चाहते हैं। 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये।
हाँ जी, देखिए कविता, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है 5,100 है और 20 साल का समय इनके पास काफी है। दो फंड्स हैं इनके पास, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी जैसा मैंने कहा बिल्कुल सही है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना। लेकिन आई थिंक उसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो फंड चुने वो अच्छे हो, वो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के हो, क्योंकि इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो उसमें अगर बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेटर रिटर्न मिले। अब देखिए यहाँ पे एबीएसएल पीएसयू फंड है, थीमेटिक फंड है। शुरुआत में जब आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, थीमेटिक फंड बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। दूसरी, जहां पे 3,000 की इन्वेस्टमेंट है इनकी। बाकी जो आप देखिए दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है स्मॉल कैप फंड में। अगेन आई थिंक आपको ये देखने की जरूरत है कि इस समय पे प्रोपोर्शन कितना है। वो काफी बड़ा प्रोपोर्शन हो गया आपका कंपेयर टू आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक इतने लंबे समय के लिए स्मॉल कैप होना जरूरी है, लेकिन प्रोपोर्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात ये है इन्होंने जैसा कहा कि वो कुछ पैसा और लगाना चाहते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। तो जो पैसा इन्होंने लगाया है पीएसयू फंड के अंदर, वो मुझे लगता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी अच्छा रहेगा। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप को देख लीजिए। अब अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 से बढ़ाते हैं तो कुल मिला के 10,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। तब 2,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में कंटिन्यू करते रहिए। बाकी जो अगर मान लीजिए आप 5,000 पे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से 3,000 एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कोटक मल्टी कैप, और एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, इसको मिड कैप। तो आई थिंक इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। एक लार्ज एंड मिड रहेगा आपके पास, एक स्मॉल कैप रहेगा, एक मल्टी कैप रहेगा, मिड कैप रहेगा। तो ये 4 फंड मुझे लगता है बिल्कुल सही रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शन, कितना इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी यूट्यूब के जरिए नंदन प्रसाद का लेते हैं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपये हैं, ऐसे मल्टी कैप 10,000, बैफ में 5,000। रिटायरमेंट में 11 साल बचे हैं, सेफ इन्वेस्टर, वॉल्टिलिटी पसंद नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, 1 CR इन 11 ईयर्स इनको जमा करने हैं। कोई भी स्मॉल या मिड कैप फंड में नहीं निवेश करना चाहते हैं, बताइएगा। कविता, अच्छी बात है। आई थिंक इनको थोड़ी सी क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ किस तरह का इनका रिस्क प्रोफाइल है, कितना अग्रेशन वो पोर्टफोलियो में चाहते हैं, जो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको मदद करता है अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बनाने में। लेकिन आई थिंक उसके साथ में 2-3 और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी जानने की जरूरत है इनका। अगर आप देखें 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, आगे जाके करीब 11 साल का इनके पास समय है, तो मुझे लगता है कि इनका जो कॉर्पस बनेगा करीब 75 लाख का बनेगा। थोड़ी इन्वेस्टमेंट इनको बढ़ानी होगी अपने 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए। 2 चीजें मैं इनको बताना चाहता हूँ। पहली बात, इन्होंने कहा कि मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ नहीं करता, आपका टाइम होराइजन आपको अलाउ नहीं करता। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये समझ लें कि जब आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टेड है तो वहां पे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ऑलरेडी एक्सपोजर मिल रहा है, बट एक डिसिप्लिन तरीके में मिनिमम 25% उन दोनों एक्सपोजर में है, उन दोनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है वो समझें। ज्यादा वॉलेटिलिटी का जहां तक सवाल है, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बाय नेचर एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह, क्योंकि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम आता है। आई थिंक अदरवाइज उनका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल सनी अरोड़ा का हम लेंगे और 4.5 साल से ये SIP कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI फोकस, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप है इनके पास। बताइएगा कैसे इन्होंने अपना टारगेट अभी अचीव करना है, हेमंत सर। हाँ जी कविता, देखिए 30,000 के SIP है, 5 फंड है इनके पास। करंट वैल्यू जो इनके पोर्टफोलियो करीब 19.5 लाख है, 16 साल का समय इनके पास। तो मुझे लगता है कि अगर वो कंटिन्यू करें अनइंटरप्टेडली, 12% का रिटर्न अगर हम मान के चलें तो 4 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। अगर ये, क्योंकि इनके पास काफी समय है, अगर ये स्टेप अप कर सके तो मुझे लगता है और बेहतर होगा, बड़ा कॉर्पस बनेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 10% से भी अगर इसको स्टेप अप करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड कॉर्पस है वो करीब 5.25 करोड़ हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। उससे फायदा यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। आपकी इनकम का कुछ हिस्सा हर साल जो है वो इन्वेस्ट होता रहता है। तो आई थिंक जो इन लॉन्ग रन वो आपको पावर कंपाउंडिंग के साथ एक बड़ा कॉर्पस बनने की में मदद करता है। तो ये करना है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है पोर्टफोलियो को, थोड़ा चेंजेस करेंगे। अगर वो चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं।
तो अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 6000, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। एसबीआई फोकस में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3000, मुझे लगता है 5000 में आप उसको इंक्रीज कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं पोर्टफोलियो को थोड़ा रीअलाइन करने की। कोटक इमर्जिंग में इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है, वो उसको रिड्यूस करके 6000 कर दीजिए। और मोतीलाल स्मॉल कैप में आप 4000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा के आप 5000 कर दीजिए। बाकी जो पैसा है वो एक मल्टी कैप फंड में रखिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कुल मिला के 8000 की वहां पे इन्वेस्टमेंट हो। तो ये आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से रीबैलेंस होगा। एलोकेशन को हम थोड़ा रीअलाइन किए, कोशिश किए कि थोड़ा रिस्क और रिवॉर्ड में जो सही मायने में जो एक बैलेंस होना चाहिए वो किया है। और जैसा मैंने कहा कि 4 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे 16 साल के बाद। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेते हैं दीपक सिंह का। और ठीक है, दीपक की डिटेल्स आपके पास हैं। ये 25 साल के हैं। इन्होंने भी कुछ फंड्स के नाम यहाँ पे डाल रखे हैं। अपनी और अपनी बहन का मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो भेजा है। 15 साल में 40 लाख बेटी की एजुकेशन के आसपास का इनका गोल है। बताइएगा क्या करना चाहिए हेमंत सर? हाँ देखिए, पहले उनके खुद की पोर्टफोलियो को देखें। अगर 14,000 की SIP है, 10 फंड्स है, तो डेफिनेटली कंसोलिडेट करने की जरूरत है। 20 साल का समय, अच्छी बात यह है 2 करोड़ का टारगेट उनको बनाना है। तो आई थिंक अगर ये अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तो जो फंड कंटिन्यू कर सकते हैं वो होंगे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा। ये 4 फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। 14,000 की इनकी इन्वेस्टमेंट है, 3,500 हर फंड में आप डालें तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनेगा। कंसोलिडेट भी होगा, मॉनिटरिंग करना आसान होगा और मुझे लगता है ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। इन्होंने कहा कि 4,000 की जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है वो मुझे लगता है एक मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है, जो इन्वेस्टको मिड कैप हो सकता है। अब अगर हम उनके सिस्टर के पोर्टफोलियो को देखें तो वहां पे उनका टाइम होराइजन करीब 15 साल है। 6,000 की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम 12% का अगर रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 30 लाख का कॉर्पस बनेगा। 3 फंड्स हैं, SBI कॉन्ट्रा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तीनों में 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है कि उनके सिस्टर के पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है। और राइट, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और समय दिया दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए इसी के साथ फिलहाल एक वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार वो तमाम दर्शक जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कैसे निवेश करना चाहिए, किस फंड में निवेश करना चाहिए, ICICI प्रो के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में जो है हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।